सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनआईएस की क्लास 12 से सब्जेक्ट हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसको हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या बातें हैं, एक बार उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म का उदय एवं इतिहास। ये जो इस्लाम धर्म है इसके बारे में हम बेसिक डिटेल लेंगे कि ये धर्म का उदय कैसे हुआ, मतलब राइज अस्तित्व में यहाँ पर ये कैसे आया इस्लाम धर्म, और इस इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बातें क्या क्या हैं इस्लाम धर्म की, उन सब बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। इस्लाम धर्म को समझने के बाद हम समझेंगे भारत पर जो अरब आक्रमण हुए, मतलब मुस्लिम आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा किया गया। अगर हम इसको देखें तो पहला मुस्लिम आक्रमण अरब के द्वारा किया गया, दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्की मुसलमानों के द्वारा किया गया। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, अरब और तुर्की आक्रमण हुए भारत पर। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पहले एक महमूद गजनी आएगा, ठीक है। महमूद गजनी के बाद हम तराइन का युद्ध देखेंगे, फिर उसके बाद हम मोहम्मद गौरी देखेंगे। और इन सब बातों को हम समझने के बाद इस चैप्टर को मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक चीज देख रहे होंगे, एक मैप दिख रहा होगा आपको। ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। और जैसा आप सभी इसमें अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये वाला तो एरिया हो गया आपका इंडिया वाला एरिया, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया, जैसे को आप कह लीजिए भारत। इधर वाला जो ये एरिया है ये हो गया आपका अरब। इधर ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। और जिधर ये ब्लू ब्लू कलर से कर दिया है ये सारा पानी पानी है, इधर भी और इस तरफ भी है, ये सारा पानी पानी है, ठीक है। इस तरह सारा सागर ही सागर है, पानी पानी का, ठीक है। ये अरब है, तो इसी के नीचे जो ये पानी हुआ ये कहलाया आपका अरब सागर। इस तरफ हमारा बंगाल पड़ता है, तो इधर वाले पानी को क्या कह दिया गया, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इंग्लिश में आप इसको कह लीजिए बे ऑफ बंगाल। ये हो गया आपका अरेबियन ओशियन, ठीक है। बाकी आपका इंडिया है, और इंडिया के ही बगल में आप सभी को मालूम है कि ये पड़ जाता है आपका लगभग अफगानिस्तान। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको आगे जो बातें मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये भारत है, भारत के बगल में यहाँ पर आपका ये अफगानिस्तान पड़ रहा है। इस तरफ आपने देखा कि ये आपका अरब पड़ा है, इसके नीचे आपने देखा ये अरब सागर है, इधर आपने देखा ये श्रीलंका है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है। इस तरह से आपने स्थिति देख ली, ठीक है।
तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपका अरब देश है, इसी में आपको दो चीजें और देखनी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको साफ साफ दिखाने की। ये जो ग्रीन कलर से करा जा रहा है, एक पॉइंट ये, और दूसरा जस्ट इसी से थोड़ा सा ऊपर ये दूसरा ग्रीन कलर से पॉइंट ये। तो भाई ये वाला जो है ग्रीन पॉइंट, ये है आपका मक्का। ठीक है, इस जगह का नाम है मक्का और इस वाली जगह का नाम है आपका मदीना। तो ये आपके सामने कुछ जगह हैं जिनके नाम हैं, पूरा आपको बता दिए हैं कि किधर पे भारत है, भारत के बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की इस तरफ हमने देखा कि यहाँ पर अरब जगत है, यहाँ पर आपका इसी के अंतर्गत मक्का और मदीना नाम की दो जगह आती हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरी स्थिति है। अब हमने भाई ये मैप वगैरह क्यों देखे, तो अब आप ये जरा ध्यान से देखें। पाँच सौ सत्तर ईस्वी में मक्का के निकट कुरैश कबीले में जन्म हुआ। भाई मक्का कहाँ था हमारा, ये रहा हमारा मक्का। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पर मक्का का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन ये है, ये डार्क ग्रीन से दिखा रखी। तो इस मक्का में पाँच सौ सत्तर ईस्वी में मक्का में एक कुरैश कबीले में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये बातें ध्यान से समझ ली तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली इन बातों को समझा रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। 570 ईस्वी में मक्का में, जैसा कि मैंने आपको भी नक्शे में लोकेशन दिखाया, अरब में मक्का नाम की जगह में कुरैश कबीले में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ठीक है, इनकी माताजी का नाम है अमीना, पिताजी का नाम है अब्दुल्ला और पुत्री का नाम है फातिमा। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हो गया। ठीक है, अब जब हजरत मोहम्मद साहब 40 वर्ष के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हजरत मोहम्मद साहब की उम्र होती है 40 वर्ष, जिसका मतलब हुआ 610 ईस्वी में, तो एक हीरा नाम की पहाड़ी है, जैसे पहाड़ होती हैं, गुफा होती है, तो एक हीरा नाम की पहाड़ी है। वहां पर हजरत मोहम्मद साहब को एक देवदूत, मतलब जो सुप्रीम पावर है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह का एक मैसेंजर, एक दूत जो उनका संदेश लेके आया हजरत मोहम्मद साहब के पास। कहां पर, जब ये 40 वर्ष के थे हजरत मोहम्मद साहब, तो 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी में, ध्यान से समझिएगा, हीरा नामक पहाड़ी में एक अल्लाह का दूत, एक अल्लाह के द्वारा भेजा गया बंदा, जिसका नाम था जिब्राइल, जिब्राइल नाम का एक देवदूत हजरत मोहम्मद साहब को मिला और इनको ज्ञान ध्यान की बातें सारी समझाई। ठीक है, जो अल्लाह की स्पीचेस हैं, उनकी टीचिंग है, उनके संदेश हैं, वो सब बातों के लिए हजरत मोहम्मद साहब को ही चुना गया अल्लाह के द्वारा, और ये सब बातों का इनके द्वारा जिब्राइल देवदूत के माध्यम से हजरत मोहम्मद साहब को बताई जा रही हैं हीरा नामक पहाड़ी पे। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हो गया पूरा। अब वो आम आदमी तो रहे नहीं, जब देवदूत के थ्रू उनको बातें बताई गई, ज्ञान की, सत्य की, जो भी बातें हैं, क्योंकि अल्लाह के बंदे के थ्रू जो एक
बातें हैं जो हजरत मोहम्मद साहब को समझाई जा रही हैं, तो कोई आम आदमी तो है नहीं, ठीक है। तो जिब्राइल देवदूत ने जब इनको सारी बातें, सारा ज्ञान इनके अंदर आ गया हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, हजरत मोहम्मद साहब को, जो कि अल्लाह के द्वारा देवदूत के माध्यम से इनको भेजा जा रहा था, तो जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसी ही हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अब हजरत मोहम्मद साहब को जैसी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कुछ नामों से पुकारा जाएगा, जैसे कि पैगंबर भी हजरत मोहम्मद साहब को ही कहा जाएगा, रसूल भी इन्हीं को कहा जाएगा और नबी भी इन्हीं को कहा जाएगा। दोबारा से देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब मक्का नाम की जगह पर इनका जन्म होता है और माता पिता और पुत्री के नाम यहाँ पर लिखे हैं। और हजरत मोहम्मद साहब जब 40 वर्ष की इनकी उम्र होती है तो 610 ईस्वी का वो समय होता है। इस समय इनको हीरा नामक पहाड़ी पर एक जिब्राइल नाम का देवदूत मिलता है और इस देवदूत के माध्यम से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब कहलाते हैं पैगंबर, रसूल और नबी। और यहीं से हजरत मोहम्मद साहब स्टार्ट कर देते हैं या एक तरह से जनक हो जाते हैं इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म को यहाँ पर से हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जैसा आपने देखा था कि बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, जो कि पहले सिद्धार्थ थे, उनके द्वारा बौद्ध धर्म शुरू करा गया, ऐसे ही इस्लाम धर्म के स्टार्टर या संस्थापक या जिन्होंने इसकी शुरुआत करी इस्लाम धर्म की, तो वो है हजरत मोहम्मद साहब। अब इस्लाम धर्म में क्या क्या बातें हैं उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, इस्लाम धर्म यहाँ पर प्रचार प्रसार या किसकी तरफ करता है रुझाव, तो एकेश्वरवाद का यहाँ पर साथ देता है इस्लाम धर्म। एकेश्वरवाद का साथ देता है और बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक का विरोध करता है। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है, बहुदेव नहीं है, बहुत सारे नहीं है देवता, ईश्वर एक ही है। तथा मूर्ति पूजक, भगवान की या ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका ये विरोध करते हैं। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं इस्लाम धर्म में और केवल एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, उसी बात का ये प्रचार करते हैं इस्लाम धर्म में। अब जब इस बात का ये प्रचार कर रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, तो इस इस्लाम धर्म में जब ये इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी जो लोग हैं जो बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक इन बातों को मानते हैं, तो वो लोग तो इनके अगेंस्ट होंगे ही, क्योंकि ये उनकी आस्था के साथ छेड़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये मूर्ति पूजक और ये बहुदेववाद वाले हैं, ये लोग क्या होते हैं, इनके विरोधी हो जाते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि भाई ये बेकार की बातें कर रहे हैं, इस तरह से इनका विरोध किया जाता है। अब विरोध की स्थिति इतनी बड़ी हो जाती है कि इनके ऊपर बहुत सी जुल्म और यातनाएं करी जाती हैं और इनको बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, बहुत सा दुख झेलना पड़ता है हजरत मोहम्मद साहब को। और इसी के चलते इनको मोहम्मद साहब के ऊपर जब इतना विरोध होने लग गया, तो इनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ जाता है 622 ईस्वी के समय में, क्योंकि इन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक का विरोध किया था, जिसके कारण जो वहां के लोग थे उन्होंने इनका बहुत विरोध करा। इनके ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, बहुत सी इनको दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हजरत मोहम्मद साहब को, और इनको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ता है। कुछ समय के बाद ये वापस मक्का आते हैं। यहाँ पर ये गलत हो गया लिखा हुआ, तो कुछ समय बाद ये वापस मक्का आते हैं और इस समय तक ये लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि मतलब जो लोग पहले इनकी बातों के अगेंस्ट थे, इनकी बातों का विरोध कर रहे थे, इनकी बातों को नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब लगभग सारा अरब जगत इनकी बातों को मानने लग गया था। और 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है हजरत मोहम्मद साहब की, तो पूरा अरब जगत में इस्लाम धर्म का एक तरह से फैलाव हो चुका था। दोबारा से इसको समझते हैं, हमने क्या क्या समझा एक रिकैप में। हजरत मोहम्मद साहब नाम है एक, 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है,
40 वर्ष की आयु में इनको हीरा नामक पहाड़ी पर जिब्राइल देवदूत के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पैगंबर, रसूल और नबी नाम से पुकारे जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है और इस इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार किया जाता है और बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक का विरोध किया जाता है। इस बहुदेववाद और मूर्ति पूजक का विरोध करने के कारण ही हजरत साहब को कई प्रकार के संघर्ष और दुखों का सामना करना पड़ता है और उस संघर्ष और जो उन पे यातनाएं होती हैं उसका स्तर इतना बढ़ चुका होता है कि इनको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ता है 622 ईस्वी के समय में। कुछ समय बाद मोहम्मद साहब वापस मक्का आते हैं और अपने विचारों से यहाँ के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, मतलब अब लोग इनकी बातों को मानने लग जाते हैं। और 632 का समय आते आते हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब तक इनकी मृत्यु होती है इस समय तक संपूर्ण अरब में और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। तो इस्लाम धर्म में कुछ बातें तो हमने देखी कि इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद का साथ देता है, वहीं बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक का विरोध करता है। मतलब एक ईश्वरवाद का समर्थन और इसका विरोध बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजक का। और बातें क्या है इस्लाम धर्म में कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर एक ही है। साथ ही साथ 5 बार एक सच्चे मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, दान करना चाहिए और हो सके तो मक्का की तीर्थ यात्रा अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। और ये सब बातें बताई हैं इस्लाम धर्म के बारे में। और इस्लाम धर्म से संबंधित जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसका नाम है कुरान। ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंधित सबसे पवित्र पुस्तक या ग्रंथ जो है वो है कुरान। और इस कुरान में जैसा हमने आपको बताया कि जिब्राइल देवदूत के द्वारा जो मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को जो अल्लाह के संदेश दिए गए हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हमने समझी कि इस्लाम धर्म का एक अरब में किस प्रकार से उदय हो रहा है और इसमें हजरत मोहम्मद साहब की किस प्रकार से भूमिका है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब सबसे प्रमुख रहे, तो उनकी उपाधि क्या है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम है उनके, पैगंबर, रसूल और नबी। इस नामों से हजरत मोहम्मद साहब पुकारे गए। अब जब हमने यहाँ पर देखा कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद लगभग पूरे अरब जगत पर एक इस्लामी राज्य का मोहर लग चुका है कि ये इस्लामी राज्य बन चुका है, तो मोहम्मद साहब की जैसी मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ और बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी, मतलब जिस कुर्सी पर या जिस पद पर अभी मोहम्मद साहब थे, जिनकी बातों को हर कोई मानता है, अब उस पद पर अगला कौन बैठेगा इस बात को लेकर के हो जाता है विवाद या आपसी संघर्ष या मतभेद कि भाई कौन बैठेगा कौन बैठेगा। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से मुख्य बातें देखने को मिलती हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन करो, कुछ लोग कहते हैं वंशानुगत करो। लोकतांत्रिक निर्वाचन का अर्थ प्रॉपर तरीके से किसी एक सूटेबल बंदे को यहाँ पर आप उसका सिलेक्शन करो और उनको हजरत मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकारी पद पर नियुक्त करो जो उनका स्थान ग्रहण कर सके। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके में ये है कि एक तरह से इलेक्शन करेंगे हम लोग, भाई सब मिलके चुनेंगे कि इस बंदे को बिठाओ। दूसरी बात आती है जो लोग कहते हैं कि वंशानुगत तरीके से बैठाओ। वंशानुगत तरीके का मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हजरत मोहम्मद साहब के परिवार का ही कोई व्यक्ति बैठना चाहिए उनका उत्तराधिकारी पद पर। ठीक है, तो आपने 2 बात देखी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पद को लेकर के भी विवाद होता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से उनको हम निर्वाचन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं वंशानुगत तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग निर्वाचन करेंगे, मतलब चुना जाएगा, ऐसा नहीं कि उनके परिवार के बंदे को ही वहां पर हम अगला उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। तो जो ये 2 तरह से ये सोच में विभाजन हो गया है हजरत मोहम्मद साहब के पद को लेकर के, तो यहाँ पर 2 तरह से ये जो इस्लाम धर्म है ये 2 भागों में यहाँ पर बट गया है। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक तरीके का समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, वो कहलाए सुन्नी। ठीक है, वो कहलाए सुन्नी जो लोग लोकतांत्रिक तरीके का समर्थन करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि वंशानुगत तरीके से वो कहलाए शिया।
तो यहाँ पर आपने देखा कि इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, एक शिया, एक सुन्नी और एक शिया। दोनों का आपको मतलब पता चल गया। सुन्नी वो लोग थे जो लोकतांत्रिक तरीके से हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी पद पर किसको नियुक्त करना चाह रहे थे, वो सुन्नी कहलाए, और जो वंशानुगत बात का समर्थन कह रहे थे वो लोग कहलाए शिया। तो शिया और सुन्नी में इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। और शुरुआत में मोहम्मद साहब के बाद जो अब उनके पद पर बैठेगा, जो मतलब उनके उत्तराधिकारी बनेगा, जहां पर पहले हजरत मोहम्मद साहब थे, अब जो अगला बंदा बनेगा तो उसको इन नामों से नहीं पुकारा जाएगा। पैगंबर, रसूल, नबी, ये टाइटल तो मोहम्मद साहब के ही हैं। इनके बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे उनको दिया जाएगा यहाँ पर टाइटल खलीफा का। इस्लाम धर्म में खलीफा का पद उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस खलीफा में मुख्य तौर पर हम देखते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार लोग हैं जो खलीफा का पद ग्रहण करते हैं क्रम से। मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर बनते हैं, उसके बाद उमर बनते हैं, फिर उस्मान बनते हैं, फिर चौथे नंबर पर अली नाम से इस पद पर बैठते हैं जो खलीफा कहलाते हैं। अबू बकर, उमर और उस्मान जी, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों आपके सुन्नी मत के हैं। सुन्नी मत मतलब जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से उनका चयन करेंगे, तो ये सुन्नी मत के हैं। ये तीनों ये सुन्नी मत के हैं। अबू बकर, उमर और उस्मान, आपको बताया था ना कि उनके बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। तो उस बात को लेकर के जो लोकतांत्रिक लोग थे उन लोगों की बातों को माना गया और सुन्नी समर्थन वालों में से ही अबू बकर, उमर और उस्मान बैठे। जबकि जो चौथे थे अली, वो शिया मत के थे, मतलब उन्हीं के वंश के थे। ये उनके एक तरह से आप समझ लीजिए कि दामाद थे। ठीक है, मतलब आप यहाँ देखिए, ये हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, ये जो फातिमा है, इनका विवाह हुआ था अली से, तो ये इनके परिवार के ही हुए। तो जो चौथे नंबर के ये हमें दिख रहे हैं खलीफा, ये हैं अली और ये शिया मत के थे, मतलब उन्हीं के परिवार से थे। और इन चारों खलीफाओं को एकत्र रूप से क्या कहा गया, रशीदून कहा गया। रशीदून मतलब पवित्र। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो चार खलीफा उनके बाद बने हैं उन्हें रशीदून मतलब पवित्र खलीफा कहा गया है। तो ये सब बातें हमने देखी कि इस्लाम धर्म किस तरीके से अरब जगत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर करके फैल रहा है। ये बेसिक बातें हमने समझी अभी अरब के बारे में कि वहां पर एक धर्म का उदय हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि इस्लाम धर्म का अरब जगत में उदय हो रहा है। अब क्या है, अरब के माध्यम से ही भारत में आक्रमण होंगे। अरबी देशों के माध्यम से ही भारत पर आक्रमण होंगे। अब आक्रमण क्यों होंगे? आक्रमण होने का मुख्य जो कारण रहा है वो ये है कि भारत से दौलत धन लूटो और अपने क्षेत्र को संपन्न बनाओ, साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करो। ठीक है, तो कुछ एक आक्रमण यहाँ पर भारत पर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन जो एक क्रम है समझाने का, जो पूरी कहानी चलती हुई जा रही है, मैं आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत से अरब आक्रमण इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम प्रमुख देखते हैं आक्रमण, जैसा हम आपके सिलेबस में है, तो भारत पर अरब आक्रमण इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर धन की प्राप्ति करनी है यहाँ से, और अपने क्षेत्र में ले जाओ जहाँ के हो, वहां पर अरब जगत में जिस भी जगह से आए हो आप, अपनी उस वाली टेरिटरी को आप संपन्न करो, यहाँ से पैसा वगैरह, सोना चांदी लूट वगैरह करके ले जाओ और अपने क्षेत्र को संपन्न बनाओ। साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और जो ये मूर्ति पूजन वाला जो प्रक्रिया है इसका विनाश करो। ठीक है, और इसी क्रम में हमने देखा है कि बहुत से मंदिर वगैरह भी तोड़े गए हैं, तो वो अलग टॉपिक रहेगा। तो ये देखा आपने कि भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य रहा धन प्राप्ति और मूर्ति पूजन विनाश, और क्योंकि ये इस्लाम धर्म में वैध नहीं है मूर्ति पूजन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं और बहुदेववाद प्रथा का भी विरोध करते हैं इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो उसी का प्रचार प्रसार इसी तरीके से होगा। जो बातें इस्लाम के अगेंस्ट है उन सब बातों को डिनाई करो और उनको डिस्ट्रॉय करो, कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ। 636 ईस्वी में हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा 647 में हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये आपको याद भी नहीं रखना है, बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए क्रम से बातें बता रहा हूं। समय आता है 7वीं सदी का। तो जो सिंध वाला क्षेत्र है, मतलब कुछ इस तरफ, जहां पर रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये सिंध वाला क्षेत्र। ध्यान रहे ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जैसे मैंने रेड रेड लाइन खींचे हैं, ये उस समय की बात है जिस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और बंटवारा नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर, ये पूरा भारत का ही हिस्सा है। तो ये भारत का ही सिंध वाला क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो 7वीं सदी में सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण होता है। अब जो ये सिंध वाला क्षेत्र है, जैसा हमने अभी पहले देखा, इस पर आक्रमण क्यों होगा उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सिंध की स्थिति देख लेते हैं कि सिंध की उस टाइम पोजीशन क्या है, कौन वहां पर राजा है, क्या क्या कहानी चल रही है। तो सिंध वाले क्षेत्र पर राय वंश हुआ करता था और इस राय वंश का ही एक मंत्री था जिसका नाम था चच। और चच मंत्री ने इस राजा की मृत्यु कर दी और यहां पर से शुरू कर दिया अपना ब्राह्मण वंश। तो सिंध वाले क्षेत्र पर जिस समय ये आक्रमण होगा 7वीं सदी में, उस समय एक ब्राह्मण वंश नाम का वंश वहां पर शासन कर रहा है और इस वंश की शुरुआत हो चुकी है और जो संस्थापक था एक तरह से चच, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और इस समय जिस समय सिंध पर आक्रमण होगा तो उस समय ब्राह्मण वंश का एक कौन सा राजा होगा, दाहिर नाम का राजा होगा, जिस समय यहाँ पर अब अटैक होने वाला है। तो हमने ये देखा कि 7वीं सदी में सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण हो रहा है अरब का, और सिंध वाला जो क्षेत्र है, जैसा हमने अभी आपको नक्शे में दिखाया कि कुछ इस तरफ पर सिंध है और इस सिंध पर अब आक्रमण होगा। आक्रमण हो रहा है तो सिंध वाले क्षेत्र का राजा है उस समय पर दाहिर और वंश है ब्राह्मण। अब ये आक्रमण क्यों हुआ, ये महत्वपूर्ण बनता है। तो हुआ क्या था कि आप जरा ध्यान से देखें, कुछ अरबी जहाज, कुछ अरब देश के जहाज जा रहे थे। ये हमारा भारत, ये इधर श्रीलंका और इस तरफ पर आपका अरब, कुछ एक ऐसी स्थिति। तो यहां से जहाज जा रहे थे इधर के लिए। ठीक है, ये जहाज जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, जो ये सिंध वाला क्षेत्र है, जब ये इधर से जा रहे हैं तो चलो मैं आपको इससे पहले वाले मैप में दिखाता हूं सही से। तो लगभग ये तो हो गया आपका सिंध, ये तो हो गया सिंध। ये रहा श्रीलंका। भाई श्रीलंका के माध्यम से कुछ अरबी जहाज जा रहे होंगे, किधर के लिए, अरब के लिए। ये मैंने एरो करके दिखा दिया, कुछ इस तरफ पर आपका अरब है। ठीक है, तो ये जो सिंध वाला क्षेत्र आया था, यहाँ पर क्या करा, कुछ लोगों ने इन जहाज वालों को लूट लिया। ये जहाज वाले कौन थे, व्यापारी। ये कौन थे, व्यापारी। ठीक है, ट्रेडर्स। तो ये जो जहाज जा रहे थे, इनको सिंध वाले क्षेत्र पर कुछ लोगों ने लूट लिया। ठीक है, अब भाई इनको लूट लिया, इन मालवाहक जहाजों को, इनमें सामान जा रहा था पानी के रास्ते, तो सिंध वाले क्षेत्र के निकट इनको लूट लिया गया। अब ये लोग हैं कहाँ के, ये व्यापारी, ये ट्रेडर, तो ये हैं अरब जगत के। अब जब इनको लूट लिया तो इनके कौन हो गए भाई, इनके थे खलीफा। जो खलीफा पद था मैंने आपको समझाया था, इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख। तो ये जो खलीफा थे ये नाराज हो गए कि भाई ऐसा कैसे हमारे जहाजों को लूट लिया, इस तरह की गलत घटना को अंजाम दे दिया तुमने है। तो अब मैंने आपको अभी बताया कि सिंध वाले क्षेत्र पर कौन है, यहाँ पर तो राजा दाहिर है
अब राजा दाहिर है तो इसमें क्या बने जाएगी कहानी। तो वहां पर खलीफा हो गए नाराज। खलीफा ने इनको कहा, राजा दाहिर को, सॉरी, खलीफा वहां नाराज हुए क्योंकि इस तरह से उनके मालवाहक जहाजों को लूटा गया। अब खलीफा नाराज होते हैं तो वो एक गवर्नर को वहां पर, मतलब एक इंसान को इस तरह से इस मैटर को देखने के लिए नियुक्त करते हैं कि भाई तुम देखो ये हमारे जहाजों को किस तरह से लूट लिया गया। तो वहां पर वो एक अपने गवर्नर को नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है अल हजाज। अल हजाज नाम के ऑफिसर को नियुक्त करते हैं और बोल देते हैं कि भाई तुम अब इस चीज को देखो, ठीक है, कि हमारे जहाजों को किसके एरिया में लूटा गया, क्या क्या पूरी कहानी थी। तो अल हजाज क्या करते हैं, एक दूत भेजते हैं, मतलब संदेश जो लेके जाता है पहले समय पर, एक दूत को भेजते हैं किसके पास, राजा दाहिर के पास, कि भाई उनको जाकर के ऐसा कहो कि हमारे जहाजों को क्या किसने लूटा, क्यों लूटा, ये इस तरह की गलत घटना क्यों हुई, और जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको आप पकड़िए और उनको सजा दीजिए, और इस तरह की गलतियां या इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एक संदेश उन्होंने, अल हजाज ने एक दूत के माध्यम से किनके पास, राजा दाहिर के पास भेजा। अब पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी रहती हैं इस बात को लेकर। जैसे आपका सिलेबस जो NIOS का कहता है, वो क्या कहता है पहले वो देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अल हजाज ने जो दूत भेजा राजा दाहिर के पास ये संदेश लेकर के कि जिन लोगों ने इस लूट को अंजाम दिया है जिसमें अरब जगत के जहाजों को लूटा गया है, उन्हें पकड़िए और उन्हें दंडित कीजिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। तो राजा दाहिर ने मदद करने से मना कर दिया, भाई कि मैं कोई किसी को सजा वाफ्ता नहीं, कुछ भी मैं नहीं करने वाला हूं, किसी को सजा नहीं दूंगा मैं, ठीक है, मना कर दिया। ये आपकी बुक कहती है। हायर स्टडी में अगर हम देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकारों की किताबें, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो अल हजाज ने दूत भेजा था, इस दूत को राजा दाहिर के पास पहुंचने से पहले ही दाहिर के सैनिकों ने इसको मार दिया था। तो मैंने आपको दोनों कहानी बता दी। आपका NIOS का सिलेबस है तो आप NIOS के हिसाब से ही चलिए जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो आपकी किताब के हिसाब से है कि अल हजाज ने जो दूत भेजा तो राजा ने मना कर दिया कि भाई हम मदद नहीं करेंगे। अब इस बात से डायरेक्टली भाई क्रोधित हो गया कौन, अल हजाज, कि भाई हमारी तो मदद ही करने से मना कर दी। फिर क्या रिजल्ट, जब बात सीधी उंगली से ना निकले तो आक्रमण। अब हम सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। बराबर है, बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा समझो, भारत पर अरब आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं, अरब जगत के द्वारा यहाँ पर आक्रमण होगा। तो वो लोग आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जो बहुत से आक्रमण पहले भी हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ पर से भारत से दौलत धन लूट के ले जाओ अपने अरब के लिए और अपने क्षेत्र को संपन्न बनाओ, वहां का डेवलपमेंट करो और थोड़ा बहुत यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, और जो मूर्ति पूजन वाली जो चीजें हैं इन सब चीजों को तोड़ो ताड़ो, इनको नष्ट करो और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। इस तरह की बातें स्टार्टिंग पे यहाँ पर देखने को मिलती है जब भी अरब आक्रमण होता है। एक बात हमेशा ध्यान रहे, यहाँ पर वो लोग साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे कि हम यहाँ पर आकर के कोई एरिया ऑक्यूपाई कर लें और यहाँ के राजा महाराजा बन करके यहाँ पर शासन प्रशासन चलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आओ 1-2 साल करो रूल, पैसा वगैरह लूट माट मचा करके वापस अपने वहां चले जाओ और इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके जाओ। तो प्रथम अरब आक्रमण हमने देखा 636, दूसरा 647, दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए। और ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं भी देने हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला होता है कि 7वीं सदी में सिंध वाले क्षेत्र पर एक अरब आक्रमण होता है। तो हमने ये देखा कि जिस समय सिंध पर आक्रमण होगा 7वीं सदी में, तो उस समय सिंध की स्थिति क्या थी। उस समय सिंध वाले क्षेत्र पर अगर डायरेक्टली देखा जाए तो राजा दाहिर नाम का एक राजा था जो कि ब्राह्मण वंश का था, इसका शासन चल रहा था। फिर हमने देखा कि भारत पर अरब आक्रमण क्यों होता है, तो हमने देखा कि श्रीलंका के रास्ते अरब भी कुछ जहाज जा रहे थे व्यापारियों के या ट्रेडर्स के, जिसको सिंध वाले क्षेत्र में एक देवल नाम का बंदरगाह था, वहां पर कुछ लोगों ने उसको लुटेरों ने लूट लिया था। इस बात से जो खलीफा थे अरब के वो हो गए नाराज और इस मैटर को देखने के लिए उन्होंने अल हजाज नाम के गवर्नर को नियुक्त करा कि भाई तुम इस मैटर को देखो। अल हजाज ने इस मैटर को देखने के लिए सबसे पहले एक दूत को राजा दाहिर के पास भेजा। राजा दाहिर ने इसको कर दिया मना, हम कोई किसी को सजा नहीं देंगे जिन लोगों ने आपके जहाज लूटे हैं, ठीक है।
इस बात से क्रोधित होते हैं अल हजाज, और इसके बाद फिर अगला स्टेप ये उठाएंगे भारत पर आक्रमण करने की। तो आप ये सारी बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं आपको सब समझा रहा हूं धीरे धीरे। अब अल हजाज हो गए हैं क्रोधित, अब वो करेंगे सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण, क्योंकि भाई इन्होंने मदद देने से कर दिया है मना। तो अल हजाज के द्वारा 2 आक्रमण करे जाते हैं भारत पर, और दोनों के दोनों आक्रमण असफल, मतलब जीत हासिल नहीं होती है। तीसरी बार अल हजाज क्या करते हैं, अपने भतीजे को भेजते हैं आक्रमण करने के लिए सिंध वाले क्षेत्र पर, और इनके भतीजे का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो आपने ये नाम तो बेसिकली सुना ही होगा कभी ना कभी, अगर इतिहास से कहीं ना कहीं संपर्क रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम 2 असफल आक्रमण, मतलब अल हजाज को जब राजा दाहिर ने मदद करने से मना कर दिया, उन्होंने भारत पर या सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण कराए। 2 बार आक्रमण हुए, दोनों बार उनको विजय हाथ नहीं लगी। तीसरी बारी में अल हजाज ने अपने भतीजे को भेज दिया। भतीजे का नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम करता है अब आक्रमण दाहिर या सिंध वाले क्षेत्र पर। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, कि ये महज 17 साल का एक बालक था, एक लड़का था, जिसने आक्रमण करा था सिंध वाले क्षेत्र पर। अब मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस किसका, इनके बीच में युद्ध होगा। मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य होगा युद्ध। और इस युद्ध में कौन जीतेगा, इस युद्ध को जीतता है मोहम्मद बिन कासिम। एक 17 वर्ष का बालक इस युद्ध को जीत जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, और इस युद्ध का नाम है राबौर का युद्ध। आपकी पुस्तक में लिखा है रावार का युद्ध, तो रावार या राबौर जो लिखना चाहो लिख देना, एक ही बात है। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। इस युद्ध का नाम कहा गया रावार का युद्ध, और इस युद्ध में बहुत कत्लेआम हुआ, सैनिकों को भगा भगा कर मारा गया, कत्लेआम करा गया। ठीक है, तो ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है। और दाहिर को भी मार दिया था, दाहिर को भी मार दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो अरब आक्रमण हो रहा है, यहाँ पर आपका दाहिर जो है वो हार चुका है सिंध वाला क्षेत्र, और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम रहता है, और लगभग 2 वर्ष तक मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर रहता है, यहाँ से लूट वगैरह करता है, यहाँ पर रहा और फिर वापस अपने वहां चले गया। तो यहाँ पर हमने देखा भारत पर प्रथम अरब आक्रमण। इस तरीके से हमने देखा कि जो एक महत्वपूर्ण रहता है इतिहास की दृष्टि से, सिंध वाले क्षेत्र पर जो करा गया, जिस समय दाहिर को मार करके। पूरी कहानी हमने आपकी समझ ली। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारी भारत पर दूसरा मुसलमान या मुस्लिम आक्रमण। भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा किया गया, तुर्क के द्वारा, तुर्क मुसलमानों के द्वारा। तो सेकंड मुस्लिम आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्कियों द्वारा। अब ये जो आक्रमण हो रहा है, ये किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो ये हो रहा है महमूद गजनी के नेतृत्व में। महमूद गजनी कौन है, पुत्र है ये सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी, गजनी कहाँ है भाई, ये आपका अफगानिस्तान में ही एक जगह पड़ती है। तो भारत अगर ये है तो अफगानिस्तान तो इसके बगल में ही है, पाकिस्तान के बगल वाला बॉर्डर आपको मालूम होगा। तो यहीं पर एक जगह है गजनी, तो यहीं का है भाई ये महमूद गजनी। ये यहाँ पर आक्रमण करता है भारत पर,
और लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और इसका उद्देश्य भी सेम वही है कि दौलत लूटो, धन की प्राप्ति करो और अपने क्षेत्र मतलब जहाँ का ये राजा है एक तरह से गजनी को समृद्ध बनाओ, गजनी का डेवलपमेंट करो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये 17 आक्रमण हमने आपको बताए कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करे। तो इन 17 आक्रमणों को हम जो जो इम्पोर्टेंट हैं या जो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा समझते हैं। 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध लड़ा, 1006 में मुल्तान को जीता इन्होंने, 1021-22 में मतलब ये 1001 वाला जीता, 1004 वाला मुल्तान भी जीता, 1021-22 में इन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण करा। और जिस समय इन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण करा तो उस समय यहाँ पर एक चौहान वंश था। चौहान वंश का कौन सा शासक? विद्याधर। और ये एक महत्वपूर्ण वो है कि जो ये गजनी है, ये महमूद गजनी पहली बार किसी को हरा नहीं पाया। विद्याधर को एक पहला भारतीय शासक निकलता है जिसको महमूद गजनी हरा नहीं पाया। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध था वो टाई हो जाता है, मतलब ना कोई जीता ना कोई हारा, बराबरी पर आकर के कहानी रुक जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि महमूद गजनी एक ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको वो जीत नहीं पाया, जिसके विरुद्ध। ठीक है, तो ये विद्याधर वाला आपको याद रखना है, बुंदेलखंड वाला जो था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1025 में महमूद गजनी का एक बहुत सफल आक्रमण यहाँ पर बताया गया है। तो ये सफल आक्रमण कौन सा बताया गया है? तो गुजरात का एक सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, मतलब गुजरात पर अटैक करेगा महमूद गजनी, 50,000 सैनिक लेकर के आएगा। और इस समय जब ये गुजरात पर आक्रमण कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा वंश है? यहाँ पर है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का भीम प्रथम है राजा। और यहीं पर ये क्या करता है? आता है, जीतता है। और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है, मतलब शिवजी से रिलेटेड मंदिर, इसको तोड़ता है। ठीक है, यहाँ से धन वगैरह की खूब लूट मचा के जाता है, खूब सोना चांदी और दौलत को यहाँ से लूट के ले जाता है। और गजनी वंश जो है ये लगभग 1135 तक ही देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो मैंने आपको इसे स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये आक्रमण अभी हो रहे हैं इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से लूट करना है। और यहाँ पर जो मूर्ति पूजन वाली विधि है उसका भी एक तरह से समाप्ति करना है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। तो आपने देख लिया इसी क्रम में किन किन लोगों ने आक्रमण करे हैं। पहले आपने अरब आक्रमण देखे मुस्लिम, फिर दूसरे आपने तुर्क मुस्लिम आक्रमण देखे। इसमें आपने महमूद गजनी का नाम देखा, इन्होंने 17 बार आक्रमण करा। टारगेट क्या था? दौलत और धन की प्राप्ति करनी और अपने क्षेत्र गजनी को समृद्ध बनाना। गजनी मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में पड़ता है। इनके कुछ आक्रमण बताए मैंने, जिसमें इन्होंने 1001 में जयपाल के विरुद्ध लड़ा, 1004-06 में इन्होंने मुल्तान विजय हासिल करी, 21-22 में ये बुंदेलखंड पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इस वाले युद्ध में इन्हें किसी प्रकार की जीत हासिल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चौहान वंश का विद्याधर इनके समक्ष हारता नहीं है। दोनों के बीच में जो युद्ध था वो बराबरी पाकर रुक जाता है। 1025 में ये गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है महमूद गजनी, और यहाँ पर 50,000 सैनिकों के साथ करता है। और जो चालुक्य वंश था, यहाँ का भीम प्रथम शासक था, ये इसके अगेंस्ट जीत नहीं पाता है, हार जाता है। और महमूद गजनी यहीं पर जो सोमनाथ मंदिर होता था उसको, जो शिवजी से रिलेटेड है, उसको तोड़वाता है। कहानी और भी है लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपकी सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर तोड़ता है और यहाँ से भी लूट वगैरह करके अपने क्षेत्र वापस चल जाता है। और लगभग 135 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा मुसलमान आक्रमण जो हुआ वो तुर्क आक्रमण, पहला था अरब आक्रमण। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमण एक तरह से भी समझिए इस्लाम धर्म को जो मानते हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ पर दोबारा से एक तुर्क आक्रमण हमें देखने को मिलता है भारत पर। लेकिन इस बार जो तुर्क आक्रमण हो रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया, पहले वालों के टारगेट क्या थे? धन की, दौलत की और थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का विस्तार को लेकर के बातें करने की। लेकिन जो अब हो रहा है ये
दोबारा से जो तुर्क आक्रमण होगा इसका टारगेट अब कुछ और है। क्या है जानते हैं। मुख्य बात धन दौलत प्राप्ति नहीं, अब साम्राज्य स्थापित और साम्राज्य विस्तार। मतलब साम्राज्य स्थापित का मतलब हम भारत में आएंगे, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और फिर इस साम्राज्य को फैलाएंगे और क्षेत्रों को जीत जीत करके अपने पूरे साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाएंगे। तो साम्राज्य स्थापित प्लस साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से जो इस बार तुर्क आक्रमण है भारत पर होगा। अभी इससे पहले जो तुर्क आक्रमण था वो आपने देखा कि महमूद गजनबी के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये भारत है और इसी के इस तरफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आपका पड़ता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये है आपका अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान में ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या था, इस अफगानिस्तान पर ही यहाँ पर मैंने बताया था कि गजनी वंश था, एक गजनी था। ठीक है, गजनी नाम की जगह थी, यहाँ पर साम्राज्य था। इस गजनी के बगल में ही एक सेकेंड, इस गजनी के बगल में ही ऐसे समझ लीजिए कि यहीं पर बगल में कुछ एक और नाम है, एक नाम है गौर। ठीक है, गजनी के बगल में ही एक गौर वंश है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये गजनी को भी जीत लिया। ठीक है, और ये जो गौर है ये कौन है, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी नाम से एक बंदा है जिसने गजनी को भी जीत लिया है। अब ये भी गौर साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि मोहम्मद गौरी ने गजनी को भी अपना बना लिया है। तो ये मोहम्मद गौरी यहां से जीतता हुआ भारत की तरफ को आएगा। जो मोहम्मद गौरी है उसने गजनी को तो जीत लिया है, तो उसके बाद उसका क्या बचा इधर की तरफ, अब भारत की तरफ को वो अपना रुख करेगा। इधर से अब वो भारत की ओर को आएगा क्योंकि गजनी को उसने जीत लिया है। किसने, गौर ने। तो मोहम्मद गौरी अब इस तरफ को आएगा भारत की तरफ। लेकिन मैंने आपको जैसा अभी बताया कि इसका उद्देश्य यहाँ पर दौलत की प्राप्ति नहीं है, साम्राज्य स्थापित प्लस साम्राज्य विस्तार करना है। और ये जो सब होगा ये होगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो अगला जो यहाँ पर आक्रमण कर रहा है वो तुर्क आक्रमण की तरफ से कौन आ रहा है, अब आ रहा है मोहम्मद गौरी और इसका टारगेट है साम्राज्य स्थापित प्लस साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद गौरी की नीति जीते क्षेत्रों के लिए। अब मोहम्मद गौरी ने जिन जिन क्षेत्रों को भारत में जीता उन क्षेत्रों के लिए उसने कुछ अपने रूल्स बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई। ठीक है, कुछ नियम बनाए, कुछ नई नई बातों को उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता उसने उन क्षेत्रों में एक सेनापति की नियुक्ति करी। मतलब एक सेनापति, हर जीते हुए क्षेत्र के लिए एक सेनापति। अब इस सेनापति का कार्य क्या होता था कि जिस समय मोहम्मद गौरी नहीं है भारत में, क्योंकि भाई साहब दूसरे क्षेत्रों को भी तो जीतने जाएंगे, भारत के अलावा भी और जगह है, वहां भी अपना साम्राज्य फैलाना है। तो जिस समय मोहम्मद गौरी भारत में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ का शासन कौन देखेगा, तो वो काम करेगा सेनापति। तो इसीलिए इन्होंने सेनापति नियुक्त करे उन क्षेत्रों के लिए जहां जहां पर ये अनुपस्थित रहते थे, कारण कुछ भी हो। ठीक है, और बातें मोहम्मद गौरी के बारे में ये आती हैं कि इनके जो प्रमुख आक्रमण हैं खास करके भारत वाले क्षेत्र को लेकर के, तो वो हम देखते हैं। 1175 में मुल्तान वाला क्षेत्र, मतलब इसी तरफ वाला क्षेत्र जिधर आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो 1175 में इन्होंने मुल्तान वाले क्षेत्र पर विजय हासिल करी और यहाँ पर राजपूत शासन था उनको हराया। दूसरी बात, 1178 में इन्होंने गुजरात पर
आक्रमण किया, लेकिन इनकी हार होती है। हार होती है किसके द्वारा? चालुक्य वंश के मूलराज द्वितीय के द्वारा। 1178 में गुजरात वाले क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और इस समय जब ये आक्रमण कर रहा है तो यहाँ पर है चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का राजा कौन है? मूलराज सेकंड। तो ये 1178 महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि ये जो युद्ध है ये पहला युद्ध है भारत में मोहम्मद गौरी का जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, गुजरात वाली जो युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने 1178 में, उसमें हार प्राप्त हुई थी, वो जीता नहीं था। और ये राजा कौन था? मूलराज सेकंड। और इस युद्ध का नाम था अहिलावरा या अनिलवाड़ा का युद्ध, जो कि गुजरात की राजधानी है। इस युद्ध का नाम ये था। ठीक है। जैसी इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जो ये हार हुई मूलराज सेकंड से गुजरात वाले युद्ध में, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने एक बात समझी कि जो गुजरात है भाई, इस वाले क्षेत्र में अगर ये भारत का कोई भी क्षेत्र है, जैसे गुजरात में तो वो हार गया, तो उसने कहा यहाँ जीतना है तो पहले पंजाब को जीतो, क्योंकि पंजाब एक तरह से आप समझिए कि एंट्री गेट बन रहा है सिंध वाले क्षेत्र के बाद भारत में अगर एंटर करना है उसे। तो मोटी मोटी बात उसने इस युद्ध से ये सीखा कि भारत में अगर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनानी है तो भाई पहले पंजाब को जीतो। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात वाले युद्ध में हार गया था। उसके बाद उसने पेशावर जीता, लाहौर जीता, मुल्तान, सिंध एंड पंजाब को जीता। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, जो गुजरात वाला युद्ध हार गया था उसमें उसने एक चीज समझ ली कि भाई मुझे पंजाब को पहले, या पंजाब तक पहले अपना क्षेत्र जीतना है। उसी सोच के बाद उसने 1179, 1180 में पेशावर को जीता, लाहौर जीता। ये पाकिस्तान वाले हैं। ठीक है। और जैसे कि ये देखिए, इस तरफ से वो सबको जीतता हुआ आ रहा है इस साइड से। पहले वो डायरेक्ट गुजरात वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने की सोचा था, लेकिन फिर उसने इस तरफ वाले एरिया को जीतना शुरू करा। ठीक है। तो पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सिंध और पंजाब तक को उसने जीत लिया। फिर मोहम्मद गौरी बढ़ता है दोआब क्षेत्र की ओर। मतलब आप एक तरह से समझिए यूपी वाला एरिया, दो नदियों का जहां पर इलाहाबाद वाला संगम होता है। दो आप का मतलब, दो मतलब टू, आप मतलब पानी समझ लो, दो पानियों के बीच वाला क्षेत्र। तो ये क्या होता है आप सभी को मालूम है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र मोस्टली। और पंजाब का मतलब पंज, पांच, आब का मतलब वही पानी, पांच पानियों के बीच में बसा हुआ शहर। तो जगह आपको बताइए कि पंजाब में 5 तरह की नदियां जो हैं बहती हैं। ठीक है। चलिए, तब अब ये देखते हैं कि जब इसने मुल्तान, सिंध, पंजाब तक को जीत लिया तो ये दोआब क्षेत्र की ओर बढ़ता है। अब दोआब क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए इसको उत्तर भारत, जिसे हम मुख्य तौर पर कहा जाए तो ये जो भारत है इधर वाला उत्तर भारत की ओर ये बढ़ना शुरू करा। इधर से तो इसने जीत लिया है पंजाब वाला क्षेत्र, अभी इस तरफ की ओर बढ़ रहा है, जिधर यूपी, दिल्ली, बिहार, इस तरफ वाले क्षेत्र की ओर ये बढ़ रहा है। तो जो उत्तर भारत है, जो ये वाले जिन क्षेत्रों में मतलब अब ये बढ़ना जा रहा है पंजाब विजय के बाद, तो उस तरफ पर क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां जहां ये अटैक कर रहे हैं उस समय वहां पर कौन कौन से राजा हैं। तो जैसे ये पंजाब वाला क्षेत्र जीत के ये आगे की ओर बढ़ रहा है भारत की ओर, तो वहां पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हमें देखने को मिलती है उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वैसे थर्ड नाम है इनका प्रॉपर। तो पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश या चहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और इन्हों के अंडर ही था दिल्ली, प्लस जितने भी राजपूत वंश थे उन सबको इन्होंने अपने अधीन कर लिया था।
अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोग भारत पर शासन कर रहे थे। बहुत से राजपूत वंश थे। 750 से 1200 ईस्वी के मध्य, वो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में देख लिया था, जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया था कि यहाँ पर कई सारे राजपूत वंशों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। तो उन सभी जो राजपूत शासन है, जो राजा है, उन सब को पृथ्वीराज चौहान ने हरा करके एक तरह से चौहान वंश का ही शासन चल रहा था। कहाँ पर भाई? उत्तर भारत में। या हम ये कहें कि उत्तर भारत की जो एक प्रमुख शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति हमें उस समय, जिस समय मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। और अगर इनको हरा दिया भाई किसी ने, तो ऑटोमेटिकली वो उत्तर भारत का सबसे सर्वोच्च शक्ति का टाइटल हासिल कर लेगा। कुछ इस तरह की कहानी थी उस समय पर, जिस समय पर मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आ रहा है। ठीक है, जहां एक तरफ मोहम्मद गौरी दिल्ली की ओर या यूपी की ओर रुख कर रहा है लड़ने के लिए या जीतने के लिए, वहीं पृथ्वीराज चौहान पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं जीतने के लिए। एक तरफ मोहम्मद गौरी आ रहा है, एक तरफ से पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की बीच में युद्ध होगा। और कहां पर होगा? भटिंडा में। भटिंडा में युद्ध होगा। और आप देखेंगे भटिंडा को, तो उस समय पर ये हरियाणा जो था, ये पंजाबी का हिस्सा था। ठीक है, तो जिस समय युद्ध हो रहा है, तो उस समय ये भटिंडा है, ये आपका पंजाब वाला एरिया ही कह लो आप उस समय के हिसाब से। और अगर आज की बात करें, तो ये आपका जो युद्ध होगा इनका, ये युद्ध होगा तराइन वाले क्षेत्र पर, जिसका नाम है, जो पड़ता है आपका हरियाणा या करनाल वाले क्षेत्र पर। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध का नाम कहा जाएगा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कहां पर? हरियाणा या करनाल में। किस बात को लेकर? भटिंडा को जीतने के लिए, कि भटिंडा में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। युद्ध का परिणाम क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर एक गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने भटिंडा को जीत लिया, उसकी किलेबंदी या बाउंड्री वॉल या मोहम्मद गौरी को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। हार तो गया, वो वहां से भाग गया। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। भारत पर दोबारा से तुर्क आक्रमण होता है, लेकिन इस बार जो तुर्क आक्रमण हो रहा है वो धन दौलत की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य स्थापित प्लस साम्राज्य विस्तार के लिए हो रहा है। साथ ही हो रहा है मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। और मोहम्मद गौरी की नीति क्या थी? जिन क्षेत्रों को उसने जीता हुआ था, उसमें वो क्या करता था? सेनापति की नियुक्ति। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो ये मुख्य बात मैंने बताई आपको, धन दौलत प्राप्ति नहीं, साम्राज्य विस्तार प्लस साम्राज्य स्थापित, इसमें इस्लाम प्रचार भी है। ठीक है, इस्लाम प्रचार प्रसार भी है। इस्लाम धर्म को तो करना ही है, सब जितने भी आक्रमण होंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद गौरी की नीति क्या थी? जिन जिन क्षेत्रों को वो भारत में जीतते थे, वहां वो एक सेनापति को नियुक्त करते थे। और इन सेनापतियों का काम क्या था? जब राजा नहीं है या जब टाइम सुल्तान नहीं है, उस समय मतलब मुस्लिम जितने भी वो बने हैं राजा, एक तरह से उनको सुल्तान कहा गया है। तो ये जो लोग बने हैं, इन सबको सेनापति में इन्होंने एक नियुक्त करा। और ये सेनापति का कार्य ये था, जिस टाइम की सुल्तान ना हो उसमें इनको इस चीज को देखना था। मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण हमने देखे। 1175 में मुल्तान क्षेत्र इन्होंने जीता। 1178 वाला गुजरात का जो युद्ध था, चालुक्य वंश वहां पर शासन था और इस वंश का राजा मूलराज सेकंड था। इसने मोहम्मद गौरी को हराया था और मोहम्मद गौरी की यह भारत में प्रथम हार थी। और इस युद्ध का नाम था अहिलवाड़ा का युद्ध,
अहिलवाड़ा का युद्ध या अनिलवाड़ा का युद्ध, और ये गुजरात की राजधानी पड़ती है। तो इस युद्ध में वो हारा, और इस युद्ध के बाद उसने एक सीख ली कि भारत में अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो पहले पंजाब और उसके आसपास वाले क्षेत्रों को जीतना है। इसी क्रम में उसने 1197 से 1179 से लेकर 1190 तक, मतलब 1190 तक, 1100 लगभग 80 से 1190 तक, इन 10 साल में उसने पंजाब तक को जीत लिया था, जिसमें पेशावर, लाहौर, मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके बाद उसने दोआब वाले क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा, मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश या इस तरफ वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है भारत में, जैसे मैंने आपको नक्शे में दिखाया कि वो इस तरफ को बढ़ना शुरू करता है। और इसमें क्रम में उसको सामना करना पड़ता है पृथ्वीराज चौहान से, जो कि मुख्य शक्ति थे उत्तर भारत की उस समय पर, जिस समय मोहम्मद गौरी रुख कर रहा था भारत की ओर जीत करने का या युद्ध करने का। और इसी क्रम में भटिंडा की प्राप्ति के लिए मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध। तराइन जगह जो है ये हरियाणा में पड़ती है, करनाल के अंतर्गत। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की हार होती है और यहाँ से भाग जाता है जीवित। अब इसमें और आगे देखते हैं। जैसा आपने अभी देखा कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी हार के वापस भाग गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। एक साल के बाद मोहम्मद गौरी, मतलब 1192, फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, और ये वाला युद्ध हो रहा है 1192 में। तो 1192 मतलब एक साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर वापस आता है उसी मैदान पर, इसका नाम था तराइन। और यहाँ पर तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और भारतीय इतिहास का यह सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही देखा जाता है कि भारत में कोई विदेशी या मुस्लिम शक्ति एक तरह से शासन स्थापित कर रही है। अभी तक तो भारत के अंदर ही के हैं, सारे राजपूत है या जितने भी गुर्जर प्रतिहार या जो भी वंश है, ये सब भारत के ही हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद, जो तराइन का दूसरा युद्ध है, इसके बाद अब भारत का आंतरिक बंदा कोई नहीं है, ये विदेशी हैं, या आप एक देख लीजिए कि मुस्लिम शक्ति जो है ये भारत पर शासन करती है इस ही युद्ध के बाद। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस समय मोहम्मद गौरी बहुत तरकीब से, बहुत ही सुनियोजित एक पूरे तरीके से अपनी सेना को तैयार करके, अपने घोड़ों के पैरों पे नाल लगा करके, पूरे वेल ट्रेंड सिपाही जो टेक्निक से, तरकीब से युद्ध लड़ते हैं भारत के साथ। मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फिर से आमने सामने होंगे तराइन के युद्ध में, और इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध बोला जाता है, जिसमें गैर हिंदू शासन हमें देखने को मिलेगा। और मोहम्मद गौरी ने बेहतरीन योजना के साथ सुव्यवस्थित तरीके से लड़ा और जीत लिया। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, सिलेबस में आपके है नहीं तो समझाना उचित नहीं है, समय की आप लोगों की बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, उसको अलग किसी टॉपिक में देख लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। अगर दोनों के बीच का युद्ध का हम वीडियो बनाएं यहाँ पर, उसको समझाएं, तो वो अकेला ही लगभग 45 मिनट्स का कम से कम मेरे हिसाब से, अगर मैं पूरा जिस तरीके से समझाता हूँ आपको, अगर उस तरीके से समझाऊंगा तो वो फिर वो बेकार है, वो समय की आपकी बर्बादी। ठीक है, तो ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी बहुत सुनियोजित व्यवस्था के साथ इस युद्ध को जीत लेता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेना को अपनी बिल्कुल वो तरीके से मेंटेन करके चलता है, जिसमें आपने देखा कि उसके सिपाही जो होते हैं वो तरीके से, तरकीब से युद्ध लड़ते हैं। वहीं जो उनके घोड़े होते हैं, घोड़ों की नाल होती है, उनकी लगाम अच्छी उसकी बनाई रहती है, जिससे वो युद्ध में बेटर परफॉर्मेंस दे सके। तो आप खाली एक शब्द लिखेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपनी सेना का योजना के तहत इस युद्ध को जीता, जो कि था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत की एक शक्तिशाली शासक थे। मतलब उत्तर भारत में जो शासन है, हमेशा एक न एक समय ऐसा आता है कि हमने देखा था कि कोई ना कोई शक्ति भारत में शासन कर रही होती है।
कभी हमने गुर्जर प्रतिहार वंश देखे, कभी हमने गुप्त वंश देखा, हमने इस तरह से वंश देखे हैं, तो उनका शासन चल रहा था। तो मतलब जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है उसने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता है, कोई नया बंदा आकर के जो ऑलरेडी वहां पर शासन कर रहा है उसको हरा देगा तो वो ऑटोमेटिकली जो पुराना राजा था उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। वही बात हुई पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। जैसी पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तो मोहम्मद गौरी एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उत्तर भारत का नाम हासिल कर लेता है कि भाई सबसे बड़े शासक को तो मैंने हरा दिया है, अब मुझे कौन हराएगा। तो ऑटोमेटिकली जहां एक समय पे पृथ्वीराज चौहान थे जिस गद्दी पर या जिस सिंहासन पर, वहां पर अब मोहम्मद गौरी का नाम आ चुका था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी भारत की कमान, मतलब ये यहां से वापस चले जाता है गजनी, क्योंकि गजनी भी इसी ने जीत लिया था, मैंने आपको बताया अफगानिस्तान। तो ये कुछ समय बाद वापस अफगानिस्तान मतलब गजनी चले जाता है और भारत का जो पूरा देख रेख है, शासन प्रशासन है, वो अपने गुलाम, इसका एक स्लेव था। ये लोग गुलाम खरीदा करते थे एक समय, जब ये इनका है तो इसमें गुलाम खरीदने का बहुत ट्रेंड था। ठीक है, तो इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका भाई? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति का दर्जा हासिल कर लिया था और उसके बाद ये अपने मुल्क वापस गजनी जाता है कुछ समय के लिए और भारत का जो पूरा क्षेत्र है, जो देख रेख है, वो अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है कुछ समय के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ध्यान रखिएगा, आगे चल के जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं बातों पर है कि गुलाम क्या है, गुलाम वंश क्यों है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही राजा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी चले गया वापस गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ दिन के लिए अपना साम्राज्य का देखरेख सौंप के 1194 में मोहम्मद गौरी वापस भारत आया। कन्नौज के निकट जयचंद नाम का एक राजा था। वंश था इसका गढ़वाल वंश। इसको इसने हरा दिया। ठीक है, युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। बात ध्यान रखे, चंदावर का युद्ध जीता। चंदावर का युद्ध जीतने के साथ ही मोहम्मद गौरी ने जो ये गढ़वाल वंश का जो था, ये कन्नौज से लेकर के जितने भी एरिया में ये फैल रखा था। अब जयचंद तो हार गया, तो जयचंद की जो जो एरिया थे वो सब के सब ऑटोमेटिकली मोहम्मद गौरी के हो गए। तो यहाँ पर जो आपका चंदावर का युद्ध है, एक तो हमने तराइन का युद्ध देखा, दूसरा चंदावर का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों जो शासक थे, इन दोनों की बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी। तो ऑटोमेटिकली जो इनकी टेरिटरी थी अब वो किसकी हो गई भाई? अब वो मोहम्मद गौरी की हो गई। और इसका मतलब यही है कि भारत के बहुत बड़े भाग पर अब मोहम्मद गौरी का ही शासन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया और इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में तुर्क शासन, लगभग मतलब जो भारत का जो उत्तर भारत का एरिया है उसके बहुत बड़े एरिया पर यहाँ पर मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 94 में भारत वापस आया और कन्नौज के निकट जयचंद को, गढ़वाल वंश वाले को हराया और चंदावर का युद्ध जीत लिया। और इस युद्ध के साथ ही लगभग उसने भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना हिस्सा कर लिया, क्योंकि ये जो जयचंद था, एक सेकेंड, वैसे तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये जयचंद था इसका क्षेत्र था कन्नौज से लेकर के बनारस तक। तो ये कन्नौज से बनारस वाला एरिया भी अब इसी के अधीन आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो ये था आपका मोहम्मद गौरी, ये जयचंद को हराने के बाद ये फिर से, जैसा भी आपने देखा कि ये कुछ समय के लिए वहां चले गया था अपने
गजनी में। अब ये इसको हराने के बाद भी फिर कुछ समय के लिए अपने यहाँ से भारत से बाहर चले गया, ठीक है, किसी और युद्ध के लिए गया होगा। और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने गुजरात वाले क्षेत्र को जीता। इसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपने नेतृत्व में एक इनका और एक शासक है जिसका नाम है, आप देखिएगा, बख्तियार खिलजी। ये भी उसी का दास था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये खाली आपको ऐसे इतना वो नहीं, आपके सिलेबस में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इस बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल, असम, इस तरह के इसने भी लगभग क्षेत्र जीत लिए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो ये सब एक तरह से आप देखिए कि मोहम्मद गौरी के अधीन हो रहा है काम, तो भारत के बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। तो वापस इसी पे आप देखिए टॉपिक पे कि जहां पर ये चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो ये इस युद्ध को करने के बाद ये वापस भारत की कमान कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में छोड़ करके फिर से चले जाता है। अब कहाँ जाता है, युद्ध करने जाता है, कहाँ जाता है वो अलग बात है, चले गया। और संपूर्ण उत्तर भारत की अब महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में तुर्क शासन मतलब मोहम्मद गौरी का टाइटल अब स्टार्ट हो चुका है, उसका स्टिकर लग चुका है। 1203 में मोहम्मद गौरी ईरान गया था, वहां के राजा से ये हार गया। ये गया था या वो आया था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटे मोटे तौर पर कहानी को मैं क्रम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी समझाऊंगा तो ये बहुत बड़ी कहानी है। थोड़ा सा आपको एक सीक्वल में चलती रहे कहानी तो पता चलता रहता है ना कि भाई हो क्या रहा है, एकदम से क्या हो गई ये कहानी। तो 1203 में गौरी का सामना होता है ईरान के राजा से, और यहाँ पर जो ये था मोहम्मद गौरी ये हार जाता है ईरान के राजा से, ठीक है। तो 1205 तक युद्ध चला और इसमें ये हार गया, ये वापस अब भारत आ गया। 1206 में ये भारत आता है दमयक नाम की जगह, ध्यान समझिएगा, मोहम्मद गौरी दमयक नाम की जगह पर, जो कि पंजाब, जो आज का पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पर एक जगह पर बैठकर ये नमाज पढ़ रहा था। फिर उसी समय जाट आक्रमण होता है, जाट समुदाय के लोगों ने या जाट आक्रमण ने इनका जान ले लिया और इनको मार दिया। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी गया मर, ठीक है। और मोहम्मद गौरी गया मर, तो इसके बाद होता है क्या वो हम देखने से पहले थोड़ा सा एक और बात आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु को लेकर के जो कहानी है वो ये है, लेकिन कहानियों में, कथाओं में, टीवी में, नाटकों में आप जो भी देखेंगे वहां पर एक कहानी बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण के तहत, मतलब आंखें बंद होकर के सिर्फ शब्द सुन करके कि राजा किस डायरेक्शन में बैठा है उसके तीर मार करके उसकी जान ले ली थी। लेकिन इतिहास में इस बात को प्रामाणिक नहीं माना गया है और किताबों में अगर आप देखेंगे तो इस बात को कहीं नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी, जो ऑथेंटिकेट किताबें हैं उनमें यही बात लिखी गई है कि दमयक के निकट यह नमाज पढ़ रहा था और इसके ऊपर एक जाट आक्रमण होता है जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब अब मोहम्मद गौरी की हो गई है मृत्यु, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है भाई। तो मोहम्मद गौरी की हो चुकी है मृत्यु, और इसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। अब जो इसके गुलाम थे, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, वो शासक बन गए इसके एरिए के। मतलब जहां जहां मोहम्मद गौरी ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता वहां है, मोहम्मद गौरी ने जहां जहां जीत हासिल कर रही की है, चाहे भारत है चाहे भारत के बाहर है, जो जो एरिया है, अब गौरी तो रहा नहीं, तो जो उसके प्रमुख लोग थे, जो उसके बाद शासन प्रशासन में जिनका नाम आता था, तो वो कुछ नाम आप देखिए। एक नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको आप देख ही रहे हैं कि जब भी मोहम्मद गौरी भारत से बाहर जा रहा है तो भारत की सारी बागडोर इसके हाथ छोड़ के जा रहा है। वैसे ही एक और इसका विश्वसनीय दास है, उसका नाम है यलदौज, एक है कुबाचा और एक है अली मर्दान।
ये 4 इसके विश्वसनीय दास थे। किसके? मोहम्मद गौरी के। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो जितना उसका एरिया था उसमें एक तरह से देखिए इन लोगों के हिस्से में आ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले लिया उत्तर भारत का क्षेत्र, यल्दौज ने ले लिया गजनी वाला क्षेत्र, मतलब जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था इसने जीता था। कुबाचा नाम के बंदे को दे दिया भाई सिंध वाला क्षेत्र, इसे दे दिया सिंध वाला क्षेत्र, मतलब दे क्या दिया, इन्होंने वहां पर अपना शासन करना शुरू कर लिया खुद ही। अली मर्दान ने अपना हक जमा लिया बंगाल में। तो इस हिसाब से जो मोहम्मद गौरी की पूरा साम्राज्य था वो उसके दासों ने आपस में खुद वहां के शासक बन गए एक तौर पे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान ये प्रमुख नाम है। हम बात कर रहे हैं मुख्य तौर पर अभी किसकी? भारत पढ़ रहे हैं हम लोग भारत पढ़ रहे हैं। तो हम तो बेसिकली हमें गजनी से मतलब नहीं है कि यल्दौज गजनी में क्या कर रहा है ना। तो अभी हम देख रहे थे उत्तर भारत, वो भी खास तौर पर जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया उत्तर भारत का क्षेत्र, और अब से मतलब अब होगा भारत पे शासन किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो शासन भारत में शुरू होता है उसे कहा जाता है गुलाम वंश। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसे कहा जाता है गुलाम वंश या मामलुक वंश। मामलुक वंश क्योंकि ये इसका दास था। अब मामलुक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर एक दास खरीदने की प्रथा देखने को हमें मिल रही है। ये जितने भी तुर्क लोग भारत में आ रहे हैं ये लोग दास खरीदा करते थे, मतलब इंसानों को खरीद रहे हैं छोटी उम्र में ही, कि भाई किसी युद्ध में गए, वहां देखा भाई ये लड़का, इसे खरीद लो, इतने में इतने दिनार, जो भी पैसे देते हैं, टंका चलता था, जो भी चल रहा है, उतने रुपए दे करके उस बंदे को खरीद लो, अब से तू मेरा गुलाम है भाई, तू मेरा सारे काम करेगा। तो जो ये मामलुक गुलाम होते थे ये लोग घरेलू गुलाम वाला काम नहीं करते थे, कि जो घरेलू काम करते हैं ये लोग युद्ध के लिए गुलाम का कार्य करते थे, जो युद्ध में आते हैं। तो एक प्रतिष्ठा का जो नाम है कि मामलुक गुलाम है भाई हम, है ना, हम वाले गुलाम नहीं है जो घर की गुलामी करते हैं, जो घर के काम कुम करते हैं। तो सेना या युद्ध के लिए जो गुलाम नियुक्त करे जाते थे तो वो मामलुक कहलाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि एक गुलाम था, एक दास था, इसीलिए जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी और कुतुबुद्दीन ऐबक अब शासन करेगा भारत पर, तो यहाँ पर भारत में शुरू हो जाता है गुलाम वंश या मामलुक वंश। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू कर देगा यहाँ पर क्या? गुलाम वंश, और ये चलेगा 1206 से लेकर के 1290 तक। और इसमें जो जो पूरी कहानी है वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इतना जो मैंने समझाया पहले, अब ये बेसिक है, बुक में क्या है, सब बातें अव्यवस्थित हैं, कुछ बातें पहले हैं कुछ बाद में हैं, तो आपको एक क्रम समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश करी है कि मैं इस चैप्टर को कितना इजी आपके लिए बना सकूं। ठीक है, तो आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, खूब मन लगा के इस बात को पूरा समझिए, पूरा चैप्टर समझिए, अपने नोट्स बनाइए। बहुत ईजी है, जहाँ बातें समझ में आप समझने लग जाएं तो आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। डिफिकल्टी या टेंशन तब होती है जब हमें बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वहीं से हमारी टेंशन का शुरुआत होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं आगे की कहानी शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर, ओके, थैंक यू।